Once again, welcome to Phoenix English classes, and today we are going to start a preparation series for TGT English 2021-22। वैसे तो ये रिक्रूटमेंट आने वाली थी 2020 में ही, नोटिफिकेशन भी आ गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन कैंसिल हो गई। तो उसको अपने लिए एक अवसर माने, तैयारी के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय माने और आज से ही शुरुआत करें तैयारी की। बहुत ही जल्दी डेट्स आ जाएंगी, फॉर्म आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग शुरू कर देंगे अपनी तैयारी और उसमें कोई कमी न रह जाए। तो शुरुआत करते हैं टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस से और आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज से तैयारी शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की परीक्षा का। और ये तैयारी आपके काम हर जगह आएगी, वो कोई भी वैकेंसी हो, अगर वो इंग्लिश की है और टीजीटी और पीजीटी परीक्षा है तो किसी भी रिक्रूटमेंट में ये तैयारी हमेशा काम आएगी। वैसे हमारा जो पूरा फोकस है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए। और इस बार जो रिक्रूटमेंट 2021 में होगी, हालांकि इसकी घोषणा तो 2020 में हुई थी लेकिन कैंसिल हो गया था। तो जो रिक्रूटमेंट माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए हो रही है, हमारा स्पेशल फोकस उसी पर है। और आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो टीजीटी पीजीटी इंक्लूडिंग द सिलेबस ऑफ टीजीटी ओनली कर रहे हैं। यानी टीजीटी का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस पीजीटी के लिए भी होता है, लेकिन पीजीटी में कुछ और ऐसे हिस्से हैं, खासकर लिटरेचर में थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है। तो हम जो छूटे हुए पीजीटी का सिलेबस है उसको बाद में कवर करेंगे। अभी हम टीजीटी को, और टीजीटी का सिलेबस मतलब पीजीटी का भी सिलेबस, लेकिन हम टीजीटी तक ही सीमित रहेंगे, हम पीजीटी पर अभी नहीं जाएंगे। तो ये वीडियोस टीजीटी इंग्लिश की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। सिलेबस देखते हैं टीजीटी का। ये सिलेबस को हम आपकी सुविधा के लिए दो हिस्से में बांट सकते हैं, इसे तैयारी करना भी आसान होगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। जिसमें पार्ट 1 में हम स्टडी करेंगे लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज में क्या आता है? लैंग्वेज में 3 चीज़ें हैं जहाँ तक हम यूपी बोर्ड की बात करें: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और साथ साथ वोकैबुलरी। इन 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी करते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन भी कहा जाता है, रीडिंग स्किल भी कहा जाता है। और इसमें जो टेस्ट होता है वो आपकी रीडिंग एबिलिटी का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है। यानी पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं इस परीक्षा में। तो आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसका मेन फोकस जो होगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही होगा। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन कर पाए, अगर आप समझ पाए, तो प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं होता। दूसरे हिस्से में हम आते हैं तो ये जनरल इंग्लिश ग्रामर है, और जनरल ग्रामर के सारे पक्षों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। शुरुआती ज्ञान जो आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वहाँ से शुरुआत करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा। 8 की 8 पूरी सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंसेस का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। और फिर प्रीपोजिशंस आती हैं, और मुझे तो लगता है कि प्रीपोजिशंस शायद सबसे मुश्किल चीज़ है जिसको संभाला जाए अंग्रेज़ी में, अध्यापकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी। इसके बाद एग्रीमेंट का नंबर आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका कुछ हिस्सा हम लोग टेंस में ही पढ़ लेते हैं। और फिर आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स। जितनी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन
इंटरमीडिएट लेवल पे एक सीनियर सेकेंडरी का बच्चा पढ़ता है वो सारा का सारा पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। फिर तीसरा हिस्सा आता है स्पेलिंग्स का। वर्तनी पर जो प्रश्न हैं वो अशुद्धियों पर बेस्ड होते हैं, कौन सी स्पेलिंग सही है या कौन सी स्पेलिंग गलत है ऐसा करके। और स्पेलिंग्स के बाद फिर हमको काफ़ी मेहनत करनी होगी पंक्चुएशन पे भी। पंक्चुएशन से 2 से 3 सवाल भी आ सकते हैं, एक तो हर हालत में आता है और उस एक प्रश्न के लिए हमें सारी पंक्चुएशन पे मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन ये दोनों ही टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। वैसे हम यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो टीजीटी और पीजीटी दोनों सिलेबस में है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए कि आपको याद हो जाए हम साथ में लिखते जाते हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों। प्रीपोजिशन के बाद 5वां जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें सेंटेंसेस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन अभी जो नया ट्रेंड है इसमें सिर्फ नरेशन से काम नहीं चलेगा, आपको नरेशन की गहराई में जाना पड़ेगा। इसके पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स को पिछली बार काफ़ी पूछा गया था और लगा जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद अपना कलेवर बदल रहा है इन मामलों में। अब आते हैं छठे टॉपिक पे, और छठा टॉपिक है वोकैबुलरी से रिलेटेड। वोकैबुलरी बहुत अच्छी चाहिए। वोकैबुलरी का ही एक छोटा हिस्सा स्पेलिंग भी मान सकते हैं आप। वोकैबुलरी यानी शब्दकोश, इसको टेस्ट करने के लिए परिषद कई तरह के इम्तिहान आपके लेता है, जैसे समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स, विपरीतार्थक एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 और 3 सवाल भी हो सकते हैं, टीजीटी में 2 से 3 सवाल हो सकते हैं। ये तीनों मिला के आपकी वोकैबुलरी कैपेसिटी को चेक किया जाता है। सिनोनिम्स तैयार रहने चाहिए, एंटोनिम्स तैयार रहने चाहिए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना ज़्यादा हो सके। वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक अच्छी खासी लिस्ट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे इन्हीं वीडियोस के माध्यम से। और इसके अलावे कुछ कहावतों को, अंग्रेज़ी की कहावतों को समझ लेना, तैयार कर लेना, रट लेना भी अच्छा होता है। सब कुछ समझ के नहीं जान सकते हैं, रटना भी एक हिस्सा है पढ़ाई का। लैंग्वेज टीचर्स तो समझते हैं इस बात को। तो प्रोवर्ब्स भी पूछे जाते हैं, ईडियम्स, फ्रेजेस हैं, ये सारी की सारी वोकैबुलरी को टेस्ट करने की कीज़ हैं, और इन पर हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे। तो ये जो छठा हिस्सा हमारे अध्ययन का है, इससे हमें 10 से 12 नंबर के आसपास, 10 से 12 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होता है, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आता है सेंटेंस फॉर्मिंग। सेंटेंस फॉर्मेशन में हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे खूब ध्यान देते हैं, और इसके भी पेडागोजिकल एस्पेक्ट खूब पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको फिर से नई दृष्टि से समझना आवश्यक है। और 8वां इसका हिस्सा है क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज का मतलब ये हुआ कि आपको एक पैसेज में तमाम सारे ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे और उसमें प्रीपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, ये मिसिंग रहेंगे। कभी कभी तो वर्ब्स भी मिसिंग होती हैं, और आपको सही वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन यानी जो भी छूटा हुआ शब्द है उसको आपको उस पर फिल करना होता है। अच्छा, ये जितना हिस्सा अभी तक हम लोगों ने देखा यहाँ पे लैंग्वेजेस के पार्ट में, ये मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी के लिए आवश्यक है। ये मैंडेटरी पार्ट है, और इसकी तैयारी करने पर समझ लीजिए आधी से ज़्यादा तैयारी आपकी पीजीटी की हो रही है। क्लोज पैसेज के बाद एग्रीमेंट आते हैं, सेंटेंस एग्रीमेंट, और सेंटेंस एग्रीमेंट में कॉन्कॉर्ड, सिंटैक्स सब कुछ चेक किया जाता है। करेक्शन बेस्ड होता है, और जिन्होंने सीनियर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा है वो जानते हैं ये सिंटैक्स के नाम से है, करेक्शन बेस्ड है, काफ़ी बड़ा हिस्सा है। और यूपी बोर्ड के का जो पहले सेकंड पेपर हुआ करता था, अब तो सबको इंक्लूड कर दिया गया, ये सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है।
सिंटैक्स, इस पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें गलतियों को निकालना है और गलतियों की कोई सीमा होती नहीं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, लिटरेचर। लिटरेचर का सिलेबस सीमित है, काफ़ी सीमित है। कुछ राइटर्स को निकाल दिया गया, पहले इंक्लूड थे अभी नहीं है, मॉडर्न राइटर्स को बिल्कुल निकाल दिया गया। तो अब राइटर्स की संख्या कम है, तैयारी करना भी आसान है, लेकिन तैयारी का स्तर इस बार काफ़ी ऊंचा होना चाहिए क्योंकि इस बार कंपटीशन देने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, और उनमें जो बेस्ट होंगे वही इस कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। तो पहला हिस्सा लिटरेचर में लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स का आता है। दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच में हमको गुमराह नहीं होना है कि हम 7 फिगर्स ऑफ स्पीच जो इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाई जाती है उसको हमने पढ़ लिया, बस बहुत है। हमको सारी फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़नी है, यानी इसके लिए आपको अपने ग्रेजुएशन वाली बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम तीसरे हिस्से पर लिटरेचर के। इसमें जो माइथोलॉजिकल एल्यूजन्स होते हैं, जो लिटरेचर बुक्स में आपको देखने को मिले होंगे, आपने पढ़ रखा है ग्रेजुएशन लेवल पे, वो माइथोलॉजिकल और बिब्लिकल एल्यूजन्स जिनको इंग्लिश लिटरेचर में इंक्लूड किया गया है, उनको तैयार करना होता है। तो माइथोलॉजी को छोड़ नहीं सकते हैं। माइथोलॉजी एक बड़ा हिस्सा होती है लिटरेचर का। माइथोलॉजी कभी कभी परेशान भी करती है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे माइथोलॉजिकल और बिब्लिकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो पार्ट हैं लिटरेचर के, लेकिन वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं होता है या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में होता है। तो हम लोगों को इसका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर बना के इसको पढ़ना पड़ेगा। और अंत में आते हैं हम लिटरेचर वाले सेक्शन में ऑथर्स एंड देयर वर्क पे। तो ऑथर्स में सबसे पहले हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके चरित्रों के बारे में ये कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है, तो इनकी भी काफ़ी डिटेल्ड स्टडी हमको करनी होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी एलिजाबेथन के बाद तुरंत फिर हम लोग पहुंचते हैं रोमांटिक रिवाइवल पे, विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एज वाइज कोई ऑर्डर बनाया गया हो। शेक्सपियर हैं, फिर वर्ड्सवर्थ हैं, और उसके बाद मिल्टन आ जाते हैं, यानी ये अकॉर्डिंग टू एज नहीं है। और हिस्ट्री पार्ट भी नहीं है अब टीजीटी का। पहले हिस्ट्री एक पार्ट हुआ करता था, नए सिलेबस में हिस्ट्री पार्ट नहीं है। तो जॉन मिल्टन और मॉडर्न में जॉन गाल्सवर्दी, तो ये 4 हो गए, 4 ऑथर्स हैं। और ख़ासकर इनकी जो क्रोनोलॉजी है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर वर्क्स है, इस पर काफ़ी मेहनत करनी होगी। और पर्सनल लाइफ, यानी इनकी बायोग्राफी। तो ये 4 राइटर्स की बायोग्राफी और क्रोनोलॉजी, ये दोनों चीज़ों को हम फोकस करेंगे आगे हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस में। 5वां हिस्सा जो लिटरेचर का ही है वो है लिटरेरी अवार्ड्स एंड विनर्स, जैसे पोएट लॉरिएट या नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर या बुकर अवार्ड या पुलित्जर अवार्ड। इन अवार्ड्स के जो विनर्स हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हमको ये 4 लोगों के बारे में जानना है कि इन 4 लोगों को कौन से अवार्ड्स मिले। विलियम शेक्सपियर तो एक ऐसे एज के हैं जब कोई अवार्ड ही नहीं होता था। विलियम वर्ड्सवर्थ के टाइम पे अवार्ड था, लेकिन जॉन मिल्टन के टाइम पे भी कोई ऐसा अवार्ड नहीं था। जॉन गाल्सवर्दी ने कई अवार्ड्स पाए, लेकिन जो अवार्ड्स हैं उनकी अपनी अलग स्टडी है, यानी उसमें कोई भी राइटर हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है। हाँ, इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित होना चाहिए। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से भी लिटरेचर का अवार्ड, जैसे नोबेल अवार्ड की हम बात करें तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो इस तरह से इंग्लिश लिटरेचर को जिन लोगों ने नोरिश किया, ऐसा कोई भी नाम इसमें इंक्लूड हो जाएगा अंत में आके लिटरेचर सेक्शन में, जब हम बात करेंगे लिटरेरी अवार्ड्स एंड विनर्स की। तो ये है ओवरऑल सिलेबस टीजीटी का। जो लोग सिर्फ टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए इतना सिलेबस पर्याप्त है। और इसके लिए मेरा अपना अनुभव है
कि सिर्फ 2 घंटे एक दिन अगर सीरियस स्टडी की जाए, एक सिस्टम बनाया जाए और उसके सिस्टमेटिक ऑर्डर में ही लगातार किया जाए, प्रायोरिटी पे रखते हुए, टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए, तो सफलता निसंदेह मिलेगी। आगे की वीडियो में हम पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक एक दृढ़ निश्चय के साथ आपको बैठने की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे प्रतिदिन। और अगले वीडियो को जैसे ही अपलोड हो आपको मिल सके, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मन हो तो घंटी दबा के आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आप उसे देख सकें। अभी के लिए गुड बाय, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ।